रात के अंधेरे में एक आम भारतीय नागरिक अपने परिवार के भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ था। अचानक उसके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। बजट 2025-26 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर। ये खबर सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या वाकई में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए इतनी बड़ी राहत दी है? लेकिन जैसे जैसे उसने इस घोषणा की गहराई में जाना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इस चमकती हुई खबर के पीछे कुछ अनकही सच्चाइयां छुपी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश करते हुए घोषणा की कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। ये सुनकर देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मीडिया ने इस मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन क्या ये सचमुच उतना ही सरल और लाभकारी है जितना दिखाया जा रहा है? शून्य कर की असली सच्चाई, छिपे हुए पहलू। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये छूट किस प्रकार लागू होगी। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय को शून्य कर दायरे में रखा है। इसका मतलब यह है कि जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है, उन पर कोई आयकर नहीं लगेगा। ये सुनकर निश्चित ही कई लोगों को राहत महसूस हुई होगी, लेकिन क्या ये राहत लंबी समय तक बनी रहेगी? नई कर व्यवस्था में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर लागू किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको पूरी आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वास्तव में इसका मतलब यह है कि कर छूट का लाभ सीधे तौर पर केवल उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले से कोई विशेष कर छूट का लाभ नहीं लिया है, जैसे कि एटीसी के तहत निवेश, होम लोन पर ब्याज या अन्य छूटें। धारा एटीसी की छूट का नुकसान। पहले यदि किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए थी, तो वह एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता था, जैसे पीपीएफ, एनएससी या जीवन बीमा प्रीमियम, जिसकी उसकी कर योग्य आय कम हो जाती थी। इस प्रकार उसे टैक्स का भुगतान कम करना पड़ता था, लेकिन व्यवस्था के तहत इन सभी छूटों को लाभ अब नहीं मिलेगा। यह एक नए दायरे के अंदर आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस बदलाव का असर मुख्य रूप से उन लोगों पर होगा जो लंबी अवधि की निवेश योजनाओं में पैसा लगाते थे या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे खर्चों पर छूट प्राप्त करते थे। इसका मतलब यह है कि भले ही आपको 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पहले इन कर छूटों का फायदा उठाते थे, तो आपकी कर योग्य आय में कमी आ जाती थी। अब आपको इन लाभों से वंचित कर दिया गया है। इसका सीधा असर तब होगा जब आप अपनी कमाई पर टैक्स बचाने के लिए पहले की तरह कोई बचत योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। तो विभिन्न कर छूटों का लाभ उठाकर अपनी कर योग्य आय को कम कर सकता था और कम कर का भुगतान करता था। लेकिन नई व्यवस्था में भले ही 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर है, कर छूटों के अभाव में वास्तविक कर बचत कम हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर पहले कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाता था और उसने एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया होता, तो उसकी कर योग्य आय 8.5 लाख रुपए होती और उस पर कम टैक्स लगता। लेकिन अब उसे ये छूट नहीं मिलेगी और उसकी पूरी आय 10 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। पारंपरिक छूटों से वंचित होना। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो सालाना 12 लाख रुपए कमाता है, अगर वह एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए का निवेश करता था, तो उसकी कर योग्य आय 10.5 लाख रुपए रह जाती थी। इसके बाद 10.5 लाख रुपए की आय पर कर लगता और वह कम टैक्स चुकाता। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर है, लेकिन एटीसी जैसी छूटों का लाभ नहीं मिलेगा और कर बचत की संभावना कम हो जाती है। कर वृद्धि और उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने इस कर छूट की भरपाई के लिए अन्य क्षेत्रों में कर बढ़ोतरी की है। उदाहरण के लिए कुछ उपभोक्ताओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि की गई है, जिससे दैनिक उपभोग की वस्तुएं महंगी हो सकती है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। वस्तुतः जो पैसा नागरिकों को कर छूट के रूप में मिल रहा है, वह उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों में खर्च हो जाएगी। मसलन जब जीएसटी दरों में वृद्धि होती है, तो खाने पीने की चीजें, कपड़े, किचन के सामान और दवाइयों की कीमतें भी बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कर छूट वास्तव में किसी की जीवन गुणवत्ता में सुधार करेगी या फिर लोग पहले से भी ज्यादा महंगे सामान खरीदने पर मजबूर होंगे? वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर की राहत को लेकर आलोचक इसे एक दिखावटी कदम मानते हैं। आखिरकार ये निर्णय बिना कुछ अन्य प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिए लिया गया प्रतीत होता है। जीएसटी दरों में वृद्धि, रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी। जैसे कि ये दिखता है कि कर छूट की भरपाई के लिए सरकार ने अन्य क्षेत्रों में कर बढ़ोतरी की है। उदाहरण के लिए कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि की गई है, जिससे दैनिक उपभोग की वस्तुएं महंगी हो सकती है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि वे शून्य कर के लाभों को शायद अन्य महंगी वस्तुओं के माध्यम से गवा देंगे। जीवन यापन की बढ़ती लागत।
आलोचकों का कहना है कि यह कर छूट एक दिखावटी कदम है जो केवल सतही राहत प्रदान करता है। वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो सकती है क्योंकि अन्य करों और शुल्कों में बढ़ोतरी की गई है और निजीकरण के कारण भी आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस कर छूट का लाभ केवल संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ही मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग जो पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, इस लाभ से वंचित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवंटन में कमी की है। इसका मतलब यह है कि लोगों को अब इन आवश्यक सेवाओं के लिए अपनी जेब से अधिक खर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार जो पैसा उन्हें कर छूट के रूप में बचता हुआ दिखाई दे रहा है, वह अन्य आवश्यक खर्चों में निकल जाएगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बजट मध्यम वर्ग के लिए एक मृग तृष्णा की तरह है। ऊपर से राहतपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये केवल आंकड़े का खेल है। सरकार ने एक हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ से उसने अधिक ले लिया है। इसके अलावा इस कर छूट के कारण सरकार खजाने में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने उधारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे देश में कर्ज में वृद्धि होगी, जिसका बोझ अंततः आम जनता पर ही पड़ेगा। 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर की घोषणा पहले नजर में मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब हम इसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि केवल एक छलावा है। वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।